अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम अगेन बेटा। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कि एक नया यूनिट हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास फिज़िक्स में से, इसका आज दूसरा लेक्चर है, आज दूसरी क्लास है उसकी। तो पहले क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो करंट का है वो एक्सप्लेन किया था कि करंट होती क्या है बेसिकली और किसको करंट कहते हैं हम। और आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, जैसे हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और करंट डेंसिटी है और हमारी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार यूज़ होते हैं, तो इनको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा पहली जो टर्म है हमारी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई विल राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी v और छोटा सा d, ठीक है। तो बेटा अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही क्लास में जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, प्रीवियस क्लास था, उसमें मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेटेड जो है वो एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो चलो आज मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एनालिसिस है, वो आज हम करेंगे इसके साथ, ठीक है बेटा। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था बेटा, अगर आप एक कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर में जो है चार्ज कैरियर्स, जिन चार्ज कैरियर्स की मोशन की वजह से कंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट होती है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ए कंडक्टर। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर एग्जिस्ट। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन रैंडम मोशन, ये रेस्ट में नहीं होते, नो, दे आर मूविंग रैंडमली विद अ ट्रेमेंडस वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी का जो रेंज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁴ to 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से बेटा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक कंडक्टर में जो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव कर रहे होते हैं, मतलब दे आर ट्रेमेंडसली मूविंग। पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस मोशन का ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव मोशन में हैं, ये जो इनकी मोशन होती है बेटा ये रैंडम होती है, ये रैंडम मोशन है। मतलब हर किसी इलेक्ट्रॉन की अपनी डायरेक्शन होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और दिस इज क्वाइट रैंडम मोशन। एंड ड्यू टू दिस रैंडम मोशन जो नेट इफेक्ट इस मोशन का है, जो नेट मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स की है बेटा, वो जीरो है। अगर आप नेट एवरेज वेलोसिटी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की निकालेंगे वो जीरो आएगी। एज अ रिजल्ट आप इसको फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं कह सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते कि दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट आप इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इस कंडक्टर में करंट है, क्योंकि करंट के लिए मैंने आपको कहा है कि करंट में एक चार्ज कैरियर मूव होना चाहिए इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ऑल्दो अगर उसका पाथ स्ट्रेट ना हो, उसका पाथ अगर हैफाजर्ड भी हो, इसका पाथ अगर टेढ़ा मेढ़ा ही हो, पर दैट इलेक्ट्रॉन और दैट चार्ज्ड पार्टिकल शुड बी मूविंग, दैट चार्ज्ड पार्टिकल शुड बी ड्रिफ्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। मियर मोशन में होने का मतलब ये नहीं है कि दैट इट कंस्टिट्यूट्स करंट, क्योंकि अगर मोशन का रिजल्टेंट आपका जीरो आ जाता है देन दैट्स नॉट इक्वल टू करंट, दैट डज नॉट गिव राइज टू एनी करंट। यही होता है कंडक्टर में। अगर आप विदाउट बैटरी लेंगे एक कंडक्टर, एक कंडक्टर आप इसको एज्यूम कर सकते हैं इट इज लाइक ए गैस चैम्बर, और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रैंडमली मूविंग। पर उस रैंडम मोशन का कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ड्यू टू द रैंडम नेचर द नेट मूवमेंट ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स और ऑल दीज चार्ज कैरियर्स इज जीरो। फिर मैंने आपको कहा था बेटा, अगर हम इसी, ये जो आपने कंडक्टर यहाँ पे बनाया है, अगर आप इसी कंडक्टर को एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, इफ यू कनेक्ट अ बैटरी टू दिस कंडक्टर, मान लो यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है बेसिकली, इस बैटरी से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है।
मान लो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब अंदर जो है ना ये कंडक्टर, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस बैटरी से, इस कंडक्टर के अंदर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे अब एक फोर्स एग्जर्ट होगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी इलेक्ट्रॉन को डालते हो या किसी भी चार्जड पार्टिकल को डालते हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्जड पार्टिकल पे एक फोर्स एग्जर्ट हो जाता है और उस फोर्स का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई, while Q is the charge, magnitude of charge, and E is the intensity of electric field। तो अब जब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एग्जर्ट होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो फोर्स एग्जर्ट होगा ना इन चार्जड पार्टिकल्स पे, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इन पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है। अगर ये नेगेटिव चार्जेस है, इन पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और यहाँ पे हम एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इसका मतलब है इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा, लेट अस सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पे, इस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लो ऐसे फोर्स एग्जर्ट होगा इस पे F, और इस F का मैग्नीट्यूड जो है इस इक्वेशन से हम निकालते हैं। तो अब जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एग्जर्ट होगा, अभी तक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, पर जब आपने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एग्जर्ट हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अब थोड़ा थोड़ा जो है वो आगे आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड, क्योंकि इन पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो every free electron will experience a force, and because of that force these electron will start drifting towards this positive terminal। इन पे इस फोर्स की वजह से अब ये थोड़ा थोड़ा आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक ये मोशन में ही थे, दे वर इन रैंडम मोशन विद अ ट्रेमेंडस वेलोसिटी, पर वो जो मोशन थी ना उसका रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो था। They were randomly moving and finally they were at the same point, they were at the same place। अब जब ये फोर्स एग्जर्ट हुआ इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इन इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अब थोड़ा आगे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जब ये आगे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे ना बेटा, इसी मूवमेंट ऑफ चार्जेस को, इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं करंट। और जो ये इनकी आगे बढ़ने की वेलोसिटी होगी ना, जिस वेलोसिटी से ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ड्रिफ्ट होंगे, इस वेलोसिटी को बेटा हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है कंपेयर टू द रैंडम वेलोसिटी। मैंने अभी कहा आपको कि रैंडम वेलोसिटी का जो रैंडम या थर्मल स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 पावर 4 to 10⁵ मीटर पर सेकेंड, पर दिस वेलोसिटी डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी करंट। हाँ, अब जब आपने बैटरी कनेक्ट की, अब ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और वो जो आगे बढ़ने की स्पीड है ना बेटा, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी कम है आगे बढ़ने की स्पीड, और देखो कितनी ज्यादा है रैंडम स्पीड। पर जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना बेटा, वो ये वाली स्पीड है, दिस ड्रिफ्ट स्पीड 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसी स्पीड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक ये मोशन में थे, बट दैट वाज अ रैंडम मोशन, इट्स इफेक्ट वाज जीरो, इट्स नेट मूवमेंट वाज जीरो, इट्स नेट वेलोसिटी वाज जीरो। अब जब ये मूव हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसी आगे बढ़ने की वेलोसिटी से, इसी आगे बढ़ने की वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है ना टुवर्ड्स द अपोजिट टर्मिनल, इसको कहते हैं हम बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, अब देखो इधर बेटा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट में एक और चीज आ जाती है, क्योंकि हमको इसकी इक्वेशन डेवलप करनी है। और इक्वेशन डेवलप करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेटा जब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ना, इस मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे कोलिजन्स हो जाते हैं। कोलिजन किन के साथ होंगे, क्योंकि बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हैं, ये एटम से बना है, और उन्हीं एटम्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं, जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से आपकी करंट कंस्टिट्यूट होती है। पर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स हैं वो तो इसी कंडक्टर में होंगे।
अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, इनके जो एटम्स हैं वो तो मूव नहीं कर सकते, वो तो स्टेशनरी हैं, वो तो अपनी जगह पे रहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे विल सफर मल्टीपल कोलिजन्स विद दीज एटम्स। ये जो स्टेशनरी एटम्स है ना बेटा, इनके साथ इन इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, पर इन कोलिजन्स के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो ये जो पाथ है ना इनका, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का एक पाथ, उसका एक रफ स्केच आप बनाओगे तो वो रफ स्केच आपको लगभग ऐसा दिखेगा। मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, और पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जो है एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है। अब देखो ये मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये पॉसिबल ही नहीं, ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन्स इसका पाथ जो है ना, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। जैसे पहले यहां से था, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये जो डॉट्स मैंने बनाए ना बेटा, ये बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कोलिजन्स, इन्हीं पॉइंट्स पे कोलिजन्स हुए हैं, और इन्हीं कोलिजन्स की वजह से इसका जो पाथ है ना वो एक इरेटिक सा पाथ बन जाता है, ये हैफाजर्ड सा पाथ, ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ बन जाता है। और ये कोलिजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आगे जाके हम रेजिस्टेंस में भी देखेंगे इंशाल्लाह। पर यहाँ पे अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जब एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो जाता है, कोलिजन जब हुआ तो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो हम एज्यूम करते हैं कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। अब जब वेलोसिटी 0 बनी, इसके बाद फोर्स तो कंटिन्यूअसली इस पे एक्ट हो रहा है, अब ये फिर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, तो इसकी वेलोसिटी फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और मैक्सिमम हो जाती है, और फिर आगे जाके इसका फिर से कोलिजन हो जाता है। कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है 0, फिर से इंक्रीज होगी वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट हो रहा है, तो फिर से बढ़ेगी वेलोसिटी, फिर से 0 होगी, फिर से बढ़ेगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक पॉइंट है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन जो टाइम स्पेंड करता है ना बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उस टाइम इंटरवल को हम बेटा कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक कोलिजन जब हुआ उसके बाद कितने टाइम के बाद दूसरा कोलिजन होगा, ये जो बीच वाला टाइम है ना दो कोलिजन्स के बाद बीच में, इस टाइम गैप को, इस टाइम इंटरवल को हम बेटा कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू, रिलैक्सेशन टाइम का जो मैग्नीट्यूड है वो कम आएगा। अब अगर कोलिजन आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू जो है वो बेटा आपका ज्यादा आएगा। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जो ये रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू है ना, मान लो ये दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा, ये जरूरी नहीं है कि फिर जब इसके बाद इन दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा ये सेम होगा जितना यहाँ पे था, मतलब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा फिर यहाँ से यहाँ लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ नहीं। दिस रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स एंड इट वेरीज। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के जो बीच में जो टाइम है ना, कभी ये कम हो सकता है, कभी ये ज्यादा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। अगर हमको रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, हम एक एवरेज वैल्यू लेते हैं कि यहाँ से मान लो कितना टाइम लगा t1, यहाँ से t2, यहाँ से t3, यहाँ से t4, फिर हम इन सारे टाइम्स का जो है एवरेज लेते हैं, उसी एवरेज टाइम इंटरवल को हम फिर बेटा लास्ट में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और अगर आप इसका एवरेज वैल्यू देखोगे ना, दैट एवरेज वैल्यू हैज बीन फाउंड दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 सेकंड। यू सी हाउ लेस दिस रिलैक्सेशन टाइम इज। सो ये था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बेटा, तो एक चीज यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम गैप है, एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, फिर बनती है 0, फिर से इंक्रीज, फिर 0। तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना बेटा, वो हम अगर इन सारी वेलोसिटीज का जो एवरेज निकालेंगे ना, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती नहीं है। यहाँ पे मान लो पहले कोलिजन जब ये यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर इंक्रीज मैक्सिमम, फिर से कोलिजन हुआ, फिर से बनी 0, फिर इंक्रीज मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम।
तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है ना बेटा, सॉरी, हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से ये एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। मान लो अगर यहां से यहां तक आपकी जो टोटल लेंथ है ना, लेट अस सपोज दैट लेंथ इज l, और अगर यहां से यहां आपको टाइम t लगता है, तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, you can say that this is an average velocity and this average velocity is total length or total displacement covered divided by total time. This is the basic equation. Total displacement देखो यहां से लेके यहां तक इसने कितनी कवर की, total time कितना लगा, दोनों का रेशियो फाइंड करो, फाइंड आउट करो, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, या इस एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम we can use this basic equation that the change in velocity is equal to acceleration into time। ठीक है बेटा, हाँ, अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ना बेटा, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ये वाली इक्वेशन एक पर्टिकुलर दो सेट ऑफ कोलिजन्स के लिए लेते हैं। मान लो मैंने ये जो इक्वेशन है, अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लेते हैं, मान लो एक कोलिजन यहां पे हुआ, फिर दूसरा कोलिजन यहां पे हुआ, हम ये जो इक्वेशन है ना, ये हम इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा v इज चेंज इन वेलोसिटी, सो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 आएगी, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी दैट इज इक्वल टू 80। अब इसी फाइनल वेलोसिटी को आप यहाँ पे लेते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस फाइनल वेलोसिटी यू टेक एज एवरेज वेलोसिटी एंड दिस एवरेज वेलोसिटी यू कॉल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर इसका आपको वैल्यू निकालना है, आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगता है बेटा आपको, उसका आपने नाम रखा है रिलैक्सेशन टाइम, तो इस t के बदले आप लेंगे टाउ, क्योंकि आपने ये जो इक्वेशन है ना, ये आपने खाली दो कोलिजन्स के बीच में जो मोशन हो रही है उसके लिए यूज की है, तो फिर आप इसी को जनरलाइज करते हो। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा, एक्सेलरेशन होता है बेसिकली फोर्स बाय मास। ये किसका फोर्स है, ये वो फोर्स है जो एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट होता है, एंड व्हाट इज दिस, m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, मैंने पहले ही आपको बताया दैट फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज q टाइम्स e। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे e है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज e into e। So you will write, instead of f you will write E is the charge of electron. What is its value? Its value is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. Multiply करेंगे E. What is E? E is the magnitude of electric field within the conductor. Divide करेंगे बेटा m। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला, फिर इसी एक्सेलरेशन के वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे। सो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बदले ये वैल्यू आप सबस्टिट्यूट करो, दैट इज E डिवाइडेड बाय m इनटू टाउ। बेटा ये आपकी बन जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक बेसिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे बेटा, आपने ये इक्वेशन यूज करी थी खाली उस मोशन के लिए जो दो कोलिजन्स के बीच में होती है, पर यू कैन जनरलाइज दिस इक्वेशन, यू कैन यूज दिस, ये जो आपने यहाँ पे रिलैक्सेशन का टाइम जो है यहाँ पे वैल्यू लिया है ना बेटा, इसको आप फिर एवरेज वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हो, जो एवरेज आ जाता है ना सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज, वही लेते हैं यहाँ पे हम। तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, m इज द मास, और यहाँ से जो आपकी जो इक्वेशन बन जाती है, ये बन जाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा, इट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, इस कंडक्टर के अंदर तब होगा जब आपने बैटरी एस्टैब्लिश की है, जब आपने बैटरी लगाई है तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाएगा तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी जीरो बन जाएगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट खाली तब करता है जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, और जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी ड्रिफ्ट करेगा, और जब ये ड्रिफ्ट करेगा तभी कह सकते हो आप कि इस कंडक्टर में जो है there is a current that is flowing through this conductor। ठीक है बेटा, सो बेसिक इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, या तो आप टोटल लेंथ देखो कंडक्टर की कितनी है और डिवाइड कर लो टोटल टाइम कितना लगा एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, रेशियो फाइंड आउट करो, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम निकालना चाहते हैं तो आप एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई कर लो रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू, तो वहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आपका जो वैल्यू बन जाएगा, जो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब याद रखो मैंने ये जो यहाँ पे
इक्वेशन डेवलप की ना, ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से डेवलप की। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, आई एम इग्नोरिंग दोज टेक्निकलिटीज, क्योंकि ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी निकाली ना, ये इतनी जल्दी बेसिकली आ नहीं रही है, ये इतनी जल्दी हम डिराइव नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ता है, फिर जाके ये इक्वेशन यहाँ पे आती है। Now here I am ignoring those concepts and I am directly using the simple equation and find the result. हमारा जो फिलहाल जो हमारा आंसर है, हमारा जो मकसद है वो इसी से पूरा होगा, तो हमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक चीज यहाँ पे याद रखो बेटा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर इक्वेशन। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आपने फाइंड आउट की ना बेटा, आपने ये कंडक्टर के लिए फाइंड आउट की है, और कंडक्टर में जो बेटा इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कैरियर है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जनरल इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, आई कैन राइट दिस वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई के बदले मैं लिखूंगा क्यू, क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार कंडक्टर हो, कभी ये कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। बेसिकली हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ ए चार्ज कैरियर। कंडक्टर के लिए कौन सा चार्ज कैरियर लेते हैं आप, इलेक्ट्रॉन, पर अगर ये कोई दूसरा मटेरियल है उसमें कोई दूसरा चार्ज कैरियर हो सकता है, तो आप ई के बदले उसी का चार्ज लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, ये रिलैक्सेशन टाइम वहां पे भी आएगा, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम गैप लगता है, कितना टाइम लगता है, और उसी चार्ज कैरियर का आप फिर लेंगे मास, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है आपको, दैट इज कि अगर बेटा आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, तो यहाँ पे आप एरो रखोगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरो आएगा। इसका मतलब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ ई, या आप ऐसे कह सकते हो दैट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस क्यू, दिस चार्ज, यू हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर जो इक्वेशन बनेगी ना आपकी इक्वेशन बनेगी, इस साइड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, इस साइड से पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव, और बाकी को आप फिलहाल रहने दो, आप खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ये बनेगी ऐसे इक्वेशन। अब अगर बेटा ये Q जो है नेगेटिव चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो E है ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पॉजिटिव के बदले Q के बदले नेगेटिव आएगा, फिर आएगा आपका E, ठीक है। इसका मतलब देखो बेटा, पहली इक्वेशन का मतलब है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर आपका चार्ज जो है ना वो नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैज द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ बेटा, कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, क्या वो सेम है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहाँ पे आप नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल की मोशन डिस्कस करते हो, तो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप दिखाओगे जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करेगा ना विद सर्टेन वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट ऐसे करेगा, दिस इज वीडी। आप देख रहे हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन इट इज अपोजिट, और ये सेम कब होती है, अगर आपका जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड करता है यही चार्ज, यूजुअली या तो ये पैरेलल टू ई होगा या तो ये एंटी पैरेलल टू ई होगा। अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज है देन वी एंड ई आर पैरेलल, अगर क्यू नेगेटिव चार्ज है देन वी एंड ई आर एंटी पैरेलल, ठीक है। So you remember this thing. अब देखो बेटा, so this was a basic equation for the drift velocity. Now हम क्या करेंगे, हम इस drift velocity की जो रिलेशन है ना with the electric current उसको डेवलप करेंगे, उसको हम अब बेटा जो है उस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। क्योंकि मैंने कहा बेटा जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो, बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो है वो मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, और उसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो एक कंडक्टर में है वो करंट कंस्टिट्यूट करता है। इसका मतलब अगर बैटरी ना होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी तो करंट नहीं होगी।
तो इसका मतलब है यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब there is a definite relation between drift velocity and current. तो let us find the relation between them mathematically. फिजिकली तो हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअली तो हमें समझ में आ गया कि जब तक अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी या चार्ज कैरियर की अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगी। तो we could understood this thing. Now let us form a mathematical equation to this concept. इसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली हम फ्रेम करेंगे। देखो बेटा, तो हमारा जो अभी जो हमको रिलेशन डेवलप करनी है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस करंट। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है ना बेटा, इसी का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने L ली है, और इस कंडक्टर को जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, लेट अस सपोज दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। बेटा अंडरस्टैंड कर लो, ये आपने एक कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज L, इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A। तो बताओ मुझे बेटा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा इस कंडक्टर का, वॉल्यूम होगा ना बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक और चीज मुझे बेटा बताओ, ये जो हमने यहाँ पे लिया है ना कंडक्टर, दूसरी चीज हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमने कंडक्टर लिया है, let us assume that this conductor contains n number of electrons, and let us assume that this conductor contains n, capital N. This capital N is the total number of electrons, total number of electrons. इस कंडक्टर के अंदर हमने एज्यूम किया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने लिए हैं बेटा n। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं बेटा, हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं ना, कभी मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, कभी चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मास डेंसिटी में हम कहते हैं कभी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट लेंथ। इसी तरह चार्ज डेंसिटी में कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिफाइन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन ए गिवन यूनिट वॉल्यूम, एक गिवन यूनिट वॉल्यूम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि जब आप रेशियो लेते हो ना, इससे जो आपकी इक्वेशन है वो जनरल बन जाती है। फिर अगर आपकी जो लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं भी दिया होगा, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो आपकी जो फॉर्मूला है वो ज्यादा बेटर बन जाती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट अस टेक नंबर डेंसिटी। हम लिखेंगे नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा क्या होता है ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है बेटा Al, इस टोटल कंडक्टर में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं n, तो नंबर डेंसिटी कितना आएगा बेटा n डिवाइडेड बाय Al, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस नंबर डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल n से। आप याद रखेंगे जहां जहां ये स्मॉल n आएगा ना, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस स्मॉल n इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। तो हमारी जो इक्वेशन है ना बेटा, उसमें हम यही n लाएंगे, क्योंकि इस n से हमारी इक्वेशन ज्यादा अच्छी बनेगी, ज्यादा बेटर बनेगी। ठीक है, तो what is Al? Al is the volume. What is n? Capital N, total number of electrons inside this conductor. And how you calculate number density of electrons? Number density of electrons is basically number of electrons per unit volume. Number n is the number and Al is the volume. ठीक है बेटा, number density का यूनिट क्या आएगा, per unit volume, per unit volume मतलब मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो ये यूनिट बन जाएगा नंबर डेंसिटी का, और इस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल n से। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो एक ही इक्वेशन से मैं रिलेशन आपको बना के दूंगा बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, मुझे बताओ बेटा, करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, इस कंडक्टर के थ्रू अगर आपको करंट का वैल्यू डिटरमाइन करना होगा तो आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे ना कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ और टोटल टाइम कितना लगा उसको फ्लो होने में, बिकॉज करंट इज द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग एंड टाइम टेकन। इसी से तो करंट की बेसिक डेफिनेशन है, ये तो आपकी करंट की बेसिक डेफिनेशन है मैथमेटिकली। सो कितना चार्ज फ्लो हुआ और टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज योर करंट। ठीक है, इसी को आगे ले जाते हैं बेटा। बेटा मैंने आपको पढ़ाया है ना पहले के लेक्चर में कि ये जो टोटल चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन में, टोटल इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है बेटा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज प्रेजेंट है ना बेटा इसमें, यही चार्ज फ्लो होगा। तो अगर आप टोटल चार्ज ले रहे हैं तो टोटल चार्ज लेने का मतलब है आप सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। दिस इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल दैट Q इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स E डिवाइड बाई T, ऐसा ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये जो कैपिटल N है ना बेटा, इस कैपिटल N के बदले हम यहाँ से स्मॉल n लाएंगे। जरा मुझे बताओ, इस कैपिटल N के बदले हम लिख सकते हैं ना स्मॉल n इंटू AL। तो चलो लिखो यहाँ पे, इस कैपिटल N के बदले लिखो स्मॉल n इंटू A इंटू L। ठीक है बेटा, और क्या बचा, E डिवाइड में क्या आएगा बेटा T। ठीक है, अब देखो बेटा क्या क्या लिखेंगे हम, एक तो लिखेंगे n, व्हाट इज n, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर लिखेंगे E, व्हाट इज E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बेटा A, व्हाट इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड इसके बाद हम लास्ट पे लिखेंगे L, L इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर डिवाइड, ये जो T है ना, ये इसी को हम डिवाइड कर देंगे बेटा। जरा मुझे बताओ, फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आप टोटल लेंथ को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी वहां से, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन यही है ना कि टोटल लेंथ कितनी ट्रैवल करता है एक इलेक्ट्रॉन और उसको टोटल टाइम कितना लगता है। तो टोटल लेंथ ट्रैवल की है L और टोटल टाइम लगेगा T। सो व्हाट इज योर L बाई T, दिस इज VD। व्हाट इज VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, I इज करंट, और वहां से क्या आएगा, N नंबर डेंसिटी, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A इज एरिया, L बाई T के बदले क्या आएगा बेटा, VD। सो ये बेटा आपकी इक्वेशन, this is your relation between current and drift velocity। अब यहां से आराम से देखो बेटा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा तो आपकी करंट का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है तभी करंट कंस्टिट्यूट होती है। सो इफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 0, योर करंट इज ऑटोमेटिकली 0। यू अंडरस्टैंड, नंबर 1। और एक चीज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, I इज इक्वल टू NEA। ठीक है, VD, ये जो V है ना, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी इक्वेशन अभी हमने डेवलप की। क्या थी वो इक्वेशन बेटा, दैट वाज कैपिटल E, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आता है टाउ इज, व्हाट इज टाउ, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। सो I will be equal to एक आएगा N, व्हाट इज E इंटू E, दिस इज E स्क्वायर, ये आपका E स्क्वायर। ठीक है बेटा, और डिवाइड क्या आएगा बेटा, M, और इस टाउ को भी लाओ इधर, ये टाउ यहाँ पे, और लास्ट में क्या बचा, एक तो बचा A और आपका बचा बेटा, चलो इस E को मैं लिखता हूं बाहर। ठीक है, तो ये आपकी करंट की रिलेशन मैंने यहाँ पे डेवलप कर ली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ आप देखोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो जब बैटरी है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी करंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो करंट 0 है। देखो, इसको एक और चीज मैं यहाँ पे बना के देता हूँ बेटा, आपने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में जो रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं, तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, आपको याद होगा ये जो V है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये बेसिक इक्वेशन है। असल में जो हमारी इक्वेशन है ना बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये है, we say that the potential difference is defined as the negative of the line integral of electric field E dot dl। ये इक्वेशन आप लोगों ने जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वहां पढ़ा होगा। तो इसी इक्वेशन को हम स्पेशल केस में ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। इसी इक्वेशन को हम अप्रोक्सीमेटली ये V is V, E is E एंड dl के बदले हम लिखते हैं L। पर ये असली इक्वेशन है और ये इसकी एक स्पेशल केस है, ये इसका एक स्पेशल केस है। पर ये इक्वेशन आपको तब यूज करनी है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये यूनिफॉर्म होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। मान लो अगर यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना बैटरी का, और इस लेंथ कंडक्टर की लेंथ भी दी है, तो आप इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस लेंथ से निकाल सकते हो कि इसमें अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इक्वेशन से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। तो यू कैन राइट दिस E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है बेटा, तो आप देखो यहाँ पे आप इस E के बदले लिख सकते हो ना, फिर इस E के बदले लिख सकते हो V by L। यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस E यू कैन ऑल्सो राइट V by L। जरा आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा,
आई विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ इंटू एरिया, और बाद में लिख सकते हो ना बेटा v डिवाइडेड बाय एल। देखो इससे क्या होगा, ये जो आपकी इक्वेशन बनी ना यहाँ पे, इससे बेटा यू एक्चुअली डेवलप्ड ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब होगी, जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी आपकी करंट होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगी, आपकी करंट भी जीरो होगी। So this is a very important equation and this equation is actually called as Ohm's law। इसी इक्वेशन को बेटा ओम्स लॉ कहते हैं। देखो आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V इक्वल टू आई आर, ये वही इक्वेशन है, बट दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन जो है उसको बना के रखता हूँ। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इस आई को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और एन ई स्क्वायर और क्या आता है आपका टाउ डिवाइडेड बाय एम, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और क्या बचता है बेटा, एरिया बचता है और डिवाइड लेंथ बचती है, ठीक है, और आपका लास्ट में बचता है v। व्हाट इज v? v इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आराम से देखो बेटा, मैंने असल में जो हमारी रिलेशन थी ना, जो हमको बनानी थी, वो ये वाली इक्वेशन थी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस इक्वेशन को यूजुअली पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि इसको डिराइव कर लो। बहरहाल इसको तो मैंने एक ही स्टेप में डिराइव कर लिया। अब इस इक्वेशन को आगे ले जाके हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब एक इक्वेशन के साथ साथ ये हमको मिल रहा है एडिशनल, तो इसको तो लेना पड़ेगा, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये इक्वेशन जो है, जरा v का क्या वैल्यू आएगा, v विल बी इक्वल टू, बाकी वहां ले जाओ, वहां जब पहले तो आएगा I, ठीक है, बाकी ये L वहां जाएगा, A डिवाइड होगा, ये बनेगा L बाई ए, ठीक है, और ये भी उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा M डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यही बनेगा ना बेटा। अब आराम से देखो ये क्या होता है बेटा, ये जो V है इसको ऐसे ही लिखो, ये जो I है इसको ऐसे ही लिखो, ये जो सारा कुछ ब्रैकेट में है ना बेटा, यही आपकी कहलाती है रेजिस्टेंस। दिस इज बेसिकली योर रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर ओम्स लॉ। तो V ही, I इज I। जब आपने इसको कंपेयर, इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो आपकी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, ये रेजिस्टेंस जो एक्चुअली किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू L बाई ए इंटू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अगर आपको 10th की फिजिक्स थोड़ी सी याद होगी तो आपको पता होगा जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन है दैट इज रो एल बाई ए, ठीक है। अब अगर आपको ये और ये इक्वेशन कंपेयर करोगे तो इसका मतलब एल बाई ए आ जाता है इक्वेशन में, और बाकी जो रेजिस्टिविटी है, ये रो जो है, ये किसके बराबर होता है बेटा, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है बेटा। सो ये बहुत ब्यूटीफुल से रिजल्ट्स हैं जो हमारे यहाँ पे जो है आगे जो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिए। और आप याद रखेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ ही है, पर दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, क्योंकि इस लॉ से हमको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन आ जाती है, और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की एक डिटेल्ड सी इक्वेशन आ जाती है कि रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ पे डिपेंड है, ये एरिया पे डिपेंड है, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, नंबर डेंसिटी आ जाती है, चार्ज आता है, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये भी आ जाता है। चलो इसको मैं आगे जाके अलग से एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, जब हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे तो फिर वहां इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पे मैंने इसको आपका जो है डिराइव कर दिया है, डिराइव करके रखा वहां पे। अब इसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, इस रिजल्ट को मैं वहां पे डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है। सो बेटा दिस वाज एक्चुअली जो हमारा पर्पस यहाँ पे था ना, वो पर्पस था कि मैं आपको एक रिलेशन बना के दूं बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे डेवलप कर ली, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बेटा इस करंट और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इनकी रिलेशन है, तो कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस Vd इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, ठीक है बेटा। सो ये बेसिक इक्वेशंस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच, ये दो इक्वेशंस आप सिंपली याद रखो, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सो दिस वाज एक्चुअली अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी करंट के रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड एक और टर्म आ जाती है हमारी, उस टर्म को हम बेटा कहते हैं, वी कॉल दैट टर्म एज करंट डेंसिटी। जैसे अभी मैंने कहा ना, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट
वॉल्यूम, एक टर्म हमारी आ जाती है इसमें जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वी कॉल दैट करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। और इस करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम जे से। बेटा ये करंट डेंसिटी सिंपल सी टर्म है, सिंपली आप याद रखो, करंट डेंसिटी का मतलब है करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो अगर इस कंडक्टर के थ्रू करंट आई पास हो रही है ना, और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को बेटा आप कहते हो करंट डेंसिटी, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि दैट दिस करंट शुड बी फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब जो आप क्रॉस सेक्शन कंसिडर करोगे ना, ये जो करंट की डायरेक्शन है ना, ये करंट जो है, दिस करंट शुड बी मूविंग, इट शुड बी फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन। या आप ऐसे कर सकते हो, इस क्रॉस सेक्शन को अगर एक नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल ऐसे आएगा, दिस इज द नॉर्मल। तो आपने इस क्रॉस सेक्शन को वेक्टर ट्रीट किया है, तो वेक्टर जब हम एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उस एरिया की जो डायरेक्शन है वो कैसे लेते हैं हम, गॉसेस लॉ में पढ़ा होगा, हम उस एरिया वेक्टर को नॉर्मल ड्रा करते हैं ना, तो ये नॉर्मल जो है किसकी डायरेक्शन आपको देता है, ये आपको एरिया की डायरेक्शन देता है। तो इस नॉर्मल वेक्टर, इस नॉर्मल, ये जो एरिया का नॉर्मल है, और इस करंट में एंगल कितना होना चाहिए बेटा, हियर द एंगल शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट डेंसिटी जब आप डिफाइन करते हो ना, दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, provided current is flowing perpendicular to that cross sectional area, or you can say that the angle between direction of current and the normal to the area is 0. This is very interesting. ये क्यों बता रहा हूं मैं, बेसिकली हमारी जो रिलेशन है ना बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी, जो बेसिक इक्वेशन है, हम ऐसे डिफाइन करते हैं। हम बेसिकली करंट को डिफाइन करते हैं, बेसिकली दिस इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी ओवर ए गिवन एरिया। बेटा ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी ना, ये एक्चुअली बेसिक रिलेशन है, ये असल में जो है असली फॉर्मूला है करंट और करंट डेंसिटी के बीच। करंट डेंसिटी का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो ना करंट एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ, देखो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, दिस एरिया इज अ वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ जाता है ना बेटा, उसी को आप करंट कहते हो। फिर देखो इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम करते हैं काम, अगर J और DA, J की जो डायरेक्शन है ना बेटा, वो वही J की वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब J और DA के बीच में अगर आपने ये क्रॉस सेक्शन लिया, ये आपकी करंट है, अगर ये करंट है तो यही J, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन कैसे, आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है बेटा। अगर J और N में जो एंगल है बेटा 0 डिग्री होगा, जरा ये इक्वेशन क्या बनेगी, I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ JDA cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 is 1, अगर J कांस्टेंट है तो J बाहर आएगा, तो इट विल बिकम I विल बिकम J इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो ये कैंसिल होगा, तो I आपका बनेगा J इंटू A। तो फिर लास्ट में आपकी जो है ये इक्वेशन बनेगी, J विल बी इक्वल टू I बाई A। समझ आया? तो बेसिकली द रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी इज दिस वन, बट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन हम सिंपली कहते हैं दैट करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर कंडक्टर पर यूनिट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। देखो इसको हम क्यों डिफाइन करते हैं, इसको हम बेसिकली बेटा डिफाइन करते हैं फॉर द पर्पस कि जो हमारा कंडक्टर है ना, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका हर एक जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। पर कभी आपका कंडक्टर ऐसे हो सकता है, यू कैन हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, ऐसे हो सकता है आपका कंडक्टर। क्या बेटा इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है? नहीं। आप देखो यहाँ पे ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। आप मुझे बताओ, एक बेसिक पॉइंट में आपको यहाँ पे बताता हूँ बेटा, तीन चीजें आपने पढ़ी, एक आपने पढ़ी है करंट, एक आपने पढ़ी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अभी आपने पढ़ी करंट डेंसिटी। इन तीनों चीजों में से मुझे बताओ कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी टर्म ऐसी है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड है, विच टर्म अमंग दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले आप करंट डेंसिटी ही ले लो, J की जो फॉर्मूला है ना बेटा, दिस इज I बाई A। अगर करंट कांस्टेंट आप लोगे, देन दिस J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका मतलब जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे करंट डेंसिटी कम, तो इसका मतलब J जो है ये डिपेंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे।
If your area of cross section is uniform, then your current density is also same. If your cross section is varying, the current density will also vary. इसके बाद देखो ये जो VD है ना बेटा, जरा मुझे बताओ VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या ये डिपेंड है करंट डेंसिटी पे, सॉरी क्या ये डिपेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कि नहीं? देखो इसको कैसे करेंगे आप, जरा मुझे VD की इक्वेशन बताओ। VD की इक्वेशन है ना बेटा I डिवाइडेड बाई NEA, यही इक्वेशन है ना, अभी डेवलप की इसको। तो यहां से देखो अगर I कांस्टेंट है, इफ द करंट फ्लोइंग इज कांस्टेंट, NE ये तो कांस्टेंट है ही, सो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो दैट VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन ए। और ये कॉमन सेंस है बेटा, जहां पे आपका क्रॉस सेक्शन कम होगा ना वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप ये यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर आपकी जहाँ पे आपकी पाइप पतली होती है ना, मतलब थिन पाइप होती है, वहां पे जो फ्लो होता है ना पानी का वो ज्यादा होता है। और जहाँ पे आपकी मोटी पाइप होती है, थिक पाइप होती है, वहां फ्लो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो वही तो यहाँ पे है, फ्लो, दिस VD इज फ्लो, दिस इज वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ, इस इक्वेशन को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। वहां पे भी एरिया इज इनवर्सली और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां पे एरिया कम होगा पाइप का, जहां पे कंडक्टर का एरिया कम होगा, वहां पे चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा तेज फ्लो करेगा। So this J depends upon area and this J is inversely proportional to area. Similarly, this drift velocity also depends upon area. This drift velocity is also inversely proportional to area of cross section. अब बचा क्लास में करंट। अब करंट को देखते हैं बेटा। करंट क्या होता है? चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय टाइम, यही बेसिक डेफिनेशन है ना। चलो हम एक कंडक्टर लेते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, क्रॉस सेक्शन 1, दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, क्रॉस सेक्शन 2। अब देखो यहाँ पे बेटा क्रॉस सेक्शन 1 है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एरिया कम है। अगर एरिया कम है तो आपका चार्ज जो फ्लो होगा वो स्मॉल आएगा। अब देखो बेटा एरिया कम है पर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कम होगा। तो इसका मतलब चार्ज भी कम, टाइम भी कम, ठीक है। तो ऊपर भी कम नीचे भी कम, तो रेशो जो है वो सेम रहेगा। अब इसी इक्वेशन को यहाँ यूज कर लो बेटा। यहाँ पे देख लो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे एरिया बहुत है तो एरिया ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज पास होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम आएगी, वेलोसिटी कम होगी। अब अगर वेलोसिटी कम है तो टाइम लगेगा ज्यादा, इसका मतलब आपका टाइम भी ज्यादा आएगा। तो ये भी ज्यादा ये भी ज्यादा, तो अगर यहाँ पे ये दोनों कम है और यहाँ पे ये दोनों ज्यादा है, तो अगर आप रेशो यहाँ पे देखोगे या यहाँ पर देखोगे वो रेशो दोनों जगह सेम रहता है। इसका मतलब जो करंट है ना बेटा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, इट डजंट डिपेंड अपॉन एरिया। सो इन तीनों में से drift velocity it depends upon area of cross section, it is inversely proportional to J, it is inversely proportional to area of cross section। but current, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एक कंडक्टर का वैरी होता है ना बेटा, करंट हर एक पॉइंट पे सेम होती है। करंट जो है ये एरिया पे डिपेंड नहीं है, ये इस बात पे नहीं डिपेंड है कि आपकी जो वायर है वो मोटी है कि पतली है। आपका जो करंट है वो हर जगह जो है वो सेम रहेगा। दिस करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। सो दिस वाज अबाउट करंट डेंसिटी, दिस वाज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस वाज अबाउट करंट, ठीक है। एक और बात आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इक्वेशंस को जब आपने सारी इक्वेशंस आपकी याद होगी ना बेसिक इक्वेशन, फिर आप इनको मिला के एक नई इक्वेशन बना सकते हैं। मान लो J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो I के बदले आप लिख सकते हो ना NEAVD डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। इसको कैंसिल हो गया तो J विल बी इक्वल टू NEVD। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये दो कांस्टेंट है, इसका मतलब दिस J जो है, दिस J इट डिपेंड्स अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर मुझे यहाँ पे बताओ बेटा, ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमारी आ गई ना J इक्वल टू NEVD, जरा इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे क्योंकि J जो है देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस थिंग। जरा मुझे यहाँ पे बताओ, करंट डेंसिटी जो है ये वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको एरो रखेंगे ऐसे, इसको एरो रखेंगे। पर इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ भी आगे आ जाता है ना यही पहले बात, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर। अगर मुझे आप बताओगे कि इस करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, जरा ये जो डायरेक्शंस है ना, सारी डायरेक्शंस इनको हम दिखाएंगे यहाँ पे। मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है
तो मान लो ये आपने बैटरी ऐसे कनेक्ट की है, अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऐसे। ठीक है बेटा, तो मैंने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मैंने आपको बताई है, वो उल्टी आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होती है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। अब मुझे जे की डायरेक्शन बताओ यहाँ पे कैसे होगी। बेटा जे की डायरेक्शन सेम होगी ना एज दैट ऑफ वीटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर आगे ई आ जाता है। व्हाट इज ई? ई इज अ नेगेटिव टर्म, ये नेगेटिव साइन है इसका। अब अगर नेगेटिव साइन आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब जे तो जे ही रहेगा, ई के बदले आएगा माइनस, वीडी रहेगा वीडी ही। इसका मतलब दिस जे इज एंटी पैरेलल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ जे इज अपोजिट टू दैट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ऐसे है तो करंट डेंसिटी ऐसे आएगी, वो आएगी ना बेटा। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा बेटा उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी होगी, और आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन डायरेक्शंस का जो है ख्याल रखा करो, क्योंकि यहाँ पे यही तो डिसाइड करता है करंट, पर ये जो आगे नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म आती है ना, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में यही बेसिक्स है। इफ ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ए और बी की डायरेक्शन सेम है, एंड इफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी, इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू दैट ऑफ बी। ठीक है, अब जब नेगेटिव साइन आता है ना, दिस ई इज नेगेटिव, सो ये इस जे और इस वीडी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, सो दिस जे हैज द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ वीडी। सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में बेटा करंट होगी, उसी डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन जो होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके जो अपोजिट वाली डायरेक्शन होती है वही करंट की होती है। तो दिस इज योर करंट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर करंट डेंसिटी, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, दिस इज योर कन्वेंशनल करंट, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये सारी चीजें आप बेटा जो है ये याद रखो। अब एक और टर्म आ जाती है इसमें, लास्ट एक टर्म आ जाती है जिसको हम बेटा कहते हैं मोबिलिटी। और ये जो मोबिलिटी है ना, दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज कैरियर। ये टर्म हम डिफाइन करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए चार्ज कैरियर। We have a term and we call this term as mobility, mobility, और इस mobility को डिनोट करते हैं म्यू से। बेटा ये टर्म हम ज्यादातर यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, जहां पे आपके एक से ज्यादा तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हो। बहरहाल कंडक्टर में तो एक ही चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, एंड दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। पर मैंने आपको कहा है फ्री ये जो चार्ज कैरियर है, इट कैन बी एन इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी अ प्रोटॉन, इट कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, it can be a cation, it can be an anion, it can be a hole। जो भी पार्टिकल चार्ज कैरी करता है उसको चार्ज कैरियर कहते हैं। और वे चार्ज कैरियर कितना इजीली मूव कर सकता है जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब आप इसको फील्ड रीजन में डालेंगे, जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ये कितना जल्दी जल्दी मूव कर सकता है। इसकी ये जो एबिलिटी है ना, हाउ इजीली इट कैन मूव, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं बेटा मोबिलिटी। कोई चार्ज कैरियर ऐसे होता है जब हम फील्ड में डालते हैं उसको वो जल्दी जल्दी मूव करता है, तो उसका मतलब है वो ज्यादा मोबाइल है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। कोई चार्ज कैरियर ऐसे है वो उसकी मोबिलिटी कम होती है, इसका मतलब है इसको जब फील्ड में डालोगे फोर्स एक्सर्ट होगा तो वो जल्दी जल्दी मूव नहीं करता है, वो आराम से मूव करता है। तो मैथमेटिकली जो है मोबिलिटी हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ, पर मोबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज कैरियर की। तो चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए we basically find the ratio of drift velocity of that charge carrier and the electric field that has been applied to that charge carrier। इसका मतलब अगर आपने एक चार्ज कैरियर लिया, इसके पास चार्ज क्यों है, आपने इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, जिस रीजन में आपने इसको डाला वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ई। अब इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा और ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आप इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे ना यही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां से आपकी इस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जल्दी जल्दी, अगर ये इसकी मोबिलिटी हाई होगी, इसका मतलब ये जल्दी जल्दी मूव करेगा, जल्दी जल्दी मूव करने का मतलब है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अगर आपने कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इसकी मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब आप इसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो ये बेसिक है, मैथमेटिकल टर्म है। इस मैथमेटिकल टर्म से बेसिकली हमको पता चलता है कि
किस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कितनी है, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो उसी हिसाब से करंट डेवलप करेगा ना, करंट जनरेट उसी हिसाब से करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे सेमीकंडक्टर में एक होल होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, दोनों करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। जो नेट करंट वहां पे होती है दैट इज होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट, पर शायद ये इलेक्ट्रॉनिक करंट वहां पे ज्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है ना वो इस होल से ज्यादा है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फास्टर कंपेयर टू होल। अगर ये ज्यादा इसकी मोबिलिटी है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब है ये करंट ज्यादा कंस्टिट्यूट करेगा। देखो बेटा यहाँ पे, सो दिस म्यू इज इक्वल टू वीडी के बदले हम लिख सकते हैं ना बेटा आई डिवाइड बाई एन ई ए, ठीक है, और नीचे आएगा ई। जरा आई का क्या वैल्यू आएगा बेटा, ये सारा मल्टीप्लाई कर लो, म्यू एन ई ए इंटू ई, ये इक्वेशन बनेगी। बाकी सारी चीजों को आप कांस्टेंट मान लो, जितनी मोबिलिटी ज्यादा उतनी आपकी करंट ज्यादा। सो सिंपल सी बात है, इसलिए हम बेटा इस मोबिलिटी जो टर्म है ना इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि चार्ज कैरियर कौन सा प्रेजेंट है और इसका इफेक्ट करंट को जनरेट करने में कितना है। ठीक है, सो बेटा दिस वाज all about current, this was all about drift velocity, this was all about current density and this was all about your mobility. So बेटा ये बेसिक सी टर्म्स हैं जो करंट के रिलेशन में आती हैं, तो इनको हमने एक्सप्लेन किया, इनकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको आपको दिखाया। इसको इस लेक्चर को बार बार देखो, इन फॉर्मूलाज को यू ट्राई टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, यू ट्राई टू रिमेंबर एक्चुअली द बेसिक वंस, बेसिक फॉर्मूलाज। बाकी फॉर्मूला आप जब आपको ज़रूरत होगी वहाँ पे भी आप उसको डेवलप, उसको डिराइव कर सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। और आफ्टर ये जो हमारा पहला पोर्शन है ना, इसमें ये करंट का पोर्शन जो हमने आज पढ़ा, या ओम्स लॉ के बाद उसके रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिपेंडेंस, इसके बाद में बेटा इस सब पे आपको एक जनरल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं खाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ। तो अभी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है फॉर्मूला बेस्ड, मान लो ये फॉर्मूला है तो ये चीज़ें दी होंगी तो कोई निकालना होगा, वो आप खुद कर सकते हो। तो इसमें जो अच्छे वाली प्रॉब्लम्स है ना वो इंशाल्लाह मैं ये जो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है करंट का, ओम्स लॉ से लेके रेजिस्टेंस का, वो सारा खत्म होने के बाद में, पहला पोर्शन खत्म होने के बाद उसका जो है उसकी प्रॉब्लम्स मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लो और इन बेसिक फॉर्मूलाज को जो है इनको अप्लाई कर लो, छोटी छोटी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह मैं ये बेसिक पोर्शन खत्म होने के बाद इसमें जो इसका जो इसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको आराम से दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।